नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 21 जनवरी की स्पीड न्यूज़। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और रियासत तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मेयार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया है। यह फैसला स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में मुनाकिदा आलमी माशी फोरम 2026 के मौके पर होने वाली मुलाकात में सामने आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर माईशत व सयाहत अब्दुल्ला बिन तौक़ुल मर्री ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में आए हुए तेलंगाना राइजिंग वफ़द से मुलाकात की, जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे के मनसूबों खुसूसन भारत फ्यूचर सिटी पर ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन की वजाहत करते हुए कहा कि रियासत को 2047 तक $3 खरब की माइशत में तब्दील करने का हदफ है। उन्होंने बताया कि भारत फ्यूचर सिटी भारत का पहला नेट ज़ीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जो तकरीबन 30,000 एकड़ पर मुहित होगा। उससे मसनूई ज़हानत, तालीम, सेहत, सनअत और रिहायशी और तफरीही जोन्स पर मुश्तमिल एक पायदार आलमी शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के करीब बस में आग लगने के अलमनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले 45 अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। ये तमाम आज़मीन उमरात है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ हैदराबाद से था। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के मुताबिक हर जाँ बहक के करीबी रिश्तेदार को 2 लाख रुपये फ़राहम किए जाएंगे, जबकि इस वाक़े में ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स को 50,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने तेलंगाना हुकूमत से रब्ता करके मुतासरीन उनके अरकान ख़ानदान की तफ़सीलात जमा करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से इमदादी रकम बराह रास्त मुतासिरा ख़ानदानों के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। वाज़ेह है कि यह हादसा इस वक्त पेश आया था जब उमरा ज़ायरीन से भरी बस आग की लपेट में आ गई थी, जिसके नतीजे में ये अफराद जाँ बहक हो गए थे। बीआरएस के कारगुजार सदर के टीरामाराव ने तेलंगाना में एक ही दिन 3 किसानों की खुदकशी पर गहरी तशवीश का इजहार करते इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने इस संगीन सूरत हाल का जिम्मेदार कांग्रेस हुकूमत को ठहराते हुए कहा कि रियासत में ज़राई बहरान अबतर होता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केटीआर ने कहा कि आदिलाबाद, मेदक, जयशंकर, भोपालपल्ली अजला से सामने आने वाले ये वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि तेलंगाना में मुत्तहिदा रियासत के दौर जैसे हालात दोबारा पैदा हो रहे हैं। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन अमवात का गुनाह एक नाअहल हुकूमत के कंधों पर है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इन किसानों के लवाहिकीन को फीकस 25 लाख रुपए बतौर माली इमदाद फराहम करे। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की सहूलत के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए रियासत में यूरिया बुकिंग ऐप मुतारिफ करने का फैसला किया है। इससे कबल यह ऐप तजुर्बाती तौर पर सिर्फ 5 अजला में दस्तियाब थी, लेकिन अब वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि आइंदा सीज़न खरीफ से रियासत के तमाम अजला के किसान इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इस ऐप के ज़रिए किसानों को खाद की दुकानों पर घंटों इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो मिनटों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरिया बुक कर सकेंगे। इस डिजिटल सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी का खात्मा होगा। हुकूमत के पास रियल टाइम डेटा मौजूद होगा कि किस इलाके में कितना स्टॉक दस्तियाब है और किस किसान को कितनी खाद दी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने भी तेलंगाना के इस इक़दाम की सताइश की है। आलमी माशी फोरम में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने एक और बड़े आलमी सरमायाकारी हासिल कर ली है। मशहूर आलमी कॉस्मेटिक कंपनी लोरियल ने ऐलान किया कि नवंबर 2026 में हैदराबाद में दुनिया का पहला ब्यूटी टेक हब शुरू करेगी। यह ऐलान लोरियल के CEO निकोलस रिनेमस ने वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान किया और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने के ऐलान पर मसरत का इजहार किया। यह नया मरकज़ लोरियल के लिए आलमी सतह पर इख्तरा, टेक्नोलॉजी, डेटा और सप्लाई चेन के मरकज़ के तौर पर काम करेगा। यहाँ से तैयार करदा मसनूई ज़हानत, डेटा एनालिटिक्स पर मबनी टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस दुनिया भर में लोरियल की यूनिट्स को फराहम किए जाएंगे। कंपनी के CEO ने कहा कि मरकज़ हैदराबाद की आलमी कारोबारी साख को मज़ीद मजबूत करेगा। कंपनी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर श्रीधर बाबू को नवंबर 2024 में इस मरकज़ के इफ्तिताह के लिए दावत भी दी है। बीआरएस के कारगुजार सदर के टीरामाराव ने चाहशम बेगरोज आलमपुर के MLA और बीआरएस लीडर विजयडू पर कांग्रेस MP मल्लू रवि के जरिए ज़बानी बदसलूकी और फिजिकली असाल्ट की सख्त मजम्मत करते हुए जमहूरी अक़दार पर बराह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन को खामोश करने के लिए इख्तियार की गई धमकी आमेज सियासत को बेनकाब कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में आलमी सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए एक अहम तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत अब हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में हैदराबाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का फॉलो अप इजलास मुनाकिद किया जाएगा। डावोस में मुनाकिदा जॉइन दी राइस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने तजवीज़ रखी, जिसे आलमी कारोबारी रहनुमाओं और पॉलिसी साजों ने मुतफ़िक़ा तौर पर कबूल कर लिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सरमायाकारी के माहिदों और कारोबारी फैसलों के लिए 1 साल का इंतजार बहुत तवील है, इसलिए 6 माह बाद हैदराबाद में फॉलो अप मीटिंग के जरिए इन फैसलों पर अमल दरामद को तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आला ने बताया कि हाल ही में मुनाकिदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रही, जिसके जरिए रियासत ने 5,75,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी हासिल की है। उन्होंने हैदराबाद को ग्लोबल हब और फ्यूचर सिटी बनाने के अपने विजन को दुनिया के सामने पेश किया।
تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے بلدی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان انتخابات میں مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے تلنگانہ تحریک کے کارکن موچلیہ ستر نارائن کی جینتی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی بھی مکمل طور پر ایک سیاسی جماعت میں تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جا رہا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی جماعت یا امیدوار ان انتخابات میں ان کی حمایت طلب کرے گا تو حمایت دینے کے لیے تیار ہیں۔ فون ٹیپنگ معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے کویتا نے کہا کہ انہیں اس کیس کے انجام تک پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان جیسے متاثرین کو انصاف ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں انٹرمیڈیٹ بورڈ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اگر طلبہ امتحانی مرکز پر مقررہ وقت کے بعد 5 منٹ تک تاخیر سے بھی پہنچے تو انہیں امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ گزشتہ سال نافذ کی گئی اس رعایت کو اس سال بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے واضح کیا کہ ریاست میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 25 فروری سے 18 مارچ تک منعقد کیے جائیں گے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے طلباء کو غیر متوقع حالات میں سہولت ملے گی، امتحانی دباؤ میں کمی آئے گی۔ علماء کرام و مشائخ اعظام کے ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شریدھر ریڈی سے ملاقات کرتے کہا کہ 15 جنوری کو پرانا پل دروازے پر واقع چلہ حضرت محبوب سبحانی اور مزارات پر چند جنونیوں اور اشرار نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں حیدرآباد کی ہم آہنگی اور امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ علماء مشائخ نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور تمام عبادت گاہوں خاص طور پر 400 سالہ درگاہ حضرت موسیٰ قادری کے تحفظ کی اپیل کی۔ وفد نے کہا کہ ہم باہمی احترام امن سلامتی میں اضافے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور اشتراک و تعاون کی پیشکش کرتے ہیں۔ وفد نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور سماجی اتحاد کے تحفظ کے لیے ریاست کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ٹاؤن میں ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع اندرا چوک پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مجسمے کی منگل کے روز نقاب کشائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر تلنگانہ حکومت کے مشیر اور سینئر کانگریس قائد محمد علی شبیر نے تقریب کی قیادت کی۔ ان کے ہمراہ ضلع انچارج وزیر ڈی ستک کا، ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ اور ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ سریش کمار شیٹکر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے شبیر علی نے کاماریڈی کے ساتھ اندرا گاندھی کے قریبی تعلقات کو یاد کیا اور شہر کو کانگریس کا مضبوط گڑھ قرار دیا۔ انہوں نے مجسمے کی نقاب کشائی کو باعث فخر لمحہ بتایا اور اندرا گاندھی کو قریبوں کی حامی، جرات مند اور دور اندیش قائد قرار دیا۔ زیر التوا چالانوں کے معاملے میں ہائی کورٹ نے ٹریفک پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ گاڑی چلانے والوں کو زبردستی نہ کریں۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ چالان ادا کروانے کے لیے بائک کی چابیاں چھیننا یا گاڑی کو روک لینا جیسے اقدامات نہ کیے جائیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر گاڑی روکے جانے کے وقت ڈرائیور یا گاڑی مالک اپنی مرضی سے چالان ادا کرنا چاہے تو پولیس رقم وصول کر سکتی ہے۔ تاہم اگر گاڑی مالک چالان ادا کرنے پر راضی نہ ہو تو قانون کے مطابق عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں۔ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ ٹریفک پولیس زبردستی چالان وصول کر رہی ہے۔ اس معاملے میں وکیل وجے گوپال نے دلائل پیش کی اور کہا کہ زیر التوا چالانوں کی وصولی کے لیے ٹریفک پولیس گاڑی مالکان کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس پر ہائی کورٹ نے ٹریفک پولیس کو واضح احکامات جاری کیے۔ حیدرآباد کی رہائشوں میں اگلے ہفتے گرمی کے موسم کے ابتدائی آثار نظر آنے کا امکان ہے کیونکہ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ موسم کی پیشگوئی کے ماہر جنہیں ویدر مین سے بھی جانا جاتا ہے ٹی بالاجی کے مطابق سردیوں کے موسم کے اختتام میں صرف 14 دن باقی ہیں۔ ان کے مطابق جنوری کے آخر دن کا درجہ حرارت 31 تا 32 ڈگری سیلسیس سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 4-5 دنوں تک رات کا درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد اس میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 19.5 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ درجہ حرارت خیرآباد میں ریکارڈ کیا گیا۔ چہارشنبے کے روز نیرن میٹ کے آر کے پورم فلائی اوور پر ایک خطرناک سڑک حادثے میں 6 سالہ لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فوج کا ایک ٹرک مبینہ طور پر پیچھے سے ایک 2 پہیہ گاڑی کو ٹکر دے دی۔ دستیاب معلومات کے مطابق حادثے کے وقت لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس واقعے میں مہلوک لڑکے کی ماں کو شدید چوٹیں آئیں۔ اسے فوری طور پر قریبی پرائیویٹ ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ متوفی لڑکا آرمی پبلک اسکول کا پہلی جماعت کا طالب علم تھا۔ اس واقعے کے بعد نیرن میٹ پولیس نے جائے حادثے کا دورہ کرتے ہوئے کیس درج کر لیا اور حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چہارشنبے کی علیہ صبح شہر کے بیگم پیٹ فلائی اوور سے ایک کار الٹ کر نیچے سڑک پر گر پڑی۔ تیز رفتاری سے آنے والی کار نے ڈیوائیڈر کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر انہیں 108 ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ بعد موقع پر پہنچنے والی پولیس نے گاڑی اور حادثے کی شدت کا جائزہ لیا۔ کرین کی مدد سے گاڑی کو وہاں سے ہٹانے کے اقدامات کیے گئے۔ اس حادثے کے باعث کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی جسے بعد میں پولیس نے بحال کر دیا۔
आंध्र प्रदेश में अनार की कीमतों ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से किसान खुश हैं। कल तक जो काश्तकार कीमत न मिलने की वजह से परेशान थे, आज इनके चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक मार्केट में अनार की कीमतों में गैरमामूली इजाफा देखा जा रहा है। अनार न सिर्फ एक पसंदीदा फल है, बल्कि आयुर्वेदिक और तिब में भी इससे बेहद अहमियत हासिल है। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने और कई बीमारियों को कंट्रोल करने में इसके फ़वाइद की वजह से इसकी मांग हमेशा रहती है। महाराष्ट्र में अपोजिशन ने जिले परिषद और पंचायत समिति के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर के जरिए कराने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा 20 जनवरी को इस वक्त सुर्खियों में आया जब अपोजिशन जमातों ने कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इस तरह के कदम की वकालत की। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में अपोजिशन जमातों के इस मुतालबे को इस वक्त तक़वियत मिली जब पीर की रोज़ कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी GBA के तहत कायम 5 न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मई में होने वाले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से कराने का ऐलान किया। मौसीक़ार A.R. रहमान अपने हालिया इंटरव्यू की वजह से खबरों में है, जिस पर बड़े पैमाने पर तनकीद हुई है। तनाज़ात बढ़ने के बाद A.R. रहमान ने माफ़ी मांग ली। अब A.R. रहमान के बच्चे वालिद की हिमायत में आ गए हैं। A.R. रहमान की बेटी रहीमा ने पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तनकीद करने वालों के पास भगवत गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने का भी वक्त नहीं, जिसमें प्यार, अमन, सच्चाई, मोहब्बत सिखाता है। लेकिन इन मुखालिफिन के पास एक दूसरे से बहस करने, मजाक उड़ाने, भड़काने, गाली देने, किसी की तौहीन करने के लिए दुनिया भर का वक्त है। उन्होंने आगे लिखा, ये धर्म नहीं है, ये अंधी सोसाइटी, नामुकम्मिल तालीम, जहरीली सियासत और ख़राब परवरिश ने इन्हें ऐसा बनाया है। BMC इंतखाबात के लिए ठाकरे बरादरान के इत्तेहाद के बाद ठाकरे कजिन बेशुमार शिवसेना बीटी के सदर उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे 23 जनवरी को शिवसेना की बानी बाल ठाकरे की यौम पैदाश पर एक बार फिर अवामी प्लेटफॉर्म का इश्तराक करेंगे। ये साल खासतौर पर अहम है क्योंकि बाल ठाकरे की 7 साला पैदाइश 100वीं साल का आगाज़ है। ये तकरीब 15 जनवरी 2026 के BMC इंतखाबात के बाद इनकी ये पहली बड़ी मुश्तरका शिरकत रहेगी। जबकि बीजेपी ज़ेर क़यादत महवती इत्तेहाद ने BMC इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। ठाकरे बरादरान से तवक्को को इस मरहले का इस्तेमाल आइंदा रियासत गिर म्यूनसिपल और ज़िले परिषद पंचायत समिति इंतखाबात के लिए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। BMC इंतखाबात में शिवसेना बीटी ने 65 और MNS ने 6 सीटें जीती हैं। मौसीक़ार A.R. रहमान के हालिया मुल्क में जारी फ़िरक़ावाराना तासुब पसंदाना रवैये पर दिए गए बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आया है और गुलकार अनूप जलोटा ने इनके बारे में एक मुतनाज़िया बयान जारी किया। एक ख़बररसां एजेंसी से बात करते अनूप जलोटा ने कहा, अगर A.R. रहमान को मुसलमान होने की वजह से काम न मिलने की शिकायत है तो इन्हें हिंदू मज़हब दोबारा अख्तियार कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश ख़वातीन कमीशन की नायब सदर भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा अपर्णा यादव ने अपनी तमाम सोशल मीडिया पोस्ट में कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। इससे पहले इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट सेक्शन पब्लिक था। ख्याल किया जाता है कि अपर्णा की सोशल मीडिया टीम ने फैसला इनके शौहर प्रतीक यादव की तलाक के ऐलान के बाद किया है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें अपनी बीवी अपर्णा यादव से बहुत जल्द तलाक का ऐलान किया था। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी बीवी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने अपर्णा यादव को खुदगर्ज और बदरूह करार देते हुए कहा कि इसने ख़ानदानी ताल्लुकात को ख़राब कर दिया है। प्रतीक यादव आनजहानी मुलायम सिंह यादव के फर्जंद और अखिलेश यादव के भाई हैं। लव जिहाद के एक फर्जी मामले में आज अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को अदालत से राहत मिली जिसने कई माह तक क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। भोपाल की खुसूसी अदालत ने आज मुलज़िम साहिल खान को लव जिहाद से जुड़े सभी इल्ज़ामात से बरी कर दिया। साहिल इस मामले में तकरीबन 9 माह 22 दिन तक अदालती हिरासत में कैद रहा। मामला भोपाल के जहांगीराबाद का है। इस मुकदमे की समाअत खुसूसी जज जस्टिस राजश्री श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अदालत ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि शिकायत कुंदर मुलज़िम के दरमियान पहले से ही माली लेन देन वाला रिश्ता है और ये लव जिहाद के लिए धोखे का मामला नहीं। खातून के मुताबिक साहिल ने इसे मजमूई तौर पर तकरीबन 12,000 रुपये दिए थे। अदालत ने इस बात को अहम तस्वुर करते अपने हुक्म में कहा कि जब साहिल ने पैसे वापस मांगे तब दोनों के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। अदालत ने यह भी माना कि तनाज़े के बाद साहिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। सभी दलीलों, गवाहों के बयानात और दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने साहिल खान को लव जिहाद और इस्मत रेज़ी के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी नीयत जाहिर की है। मिस्टर ट्रंप ने मंगल के रोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मिस्टर ट्रंप ग्रीनलैंड की ज़मीन पर अमेरिकी परचम नस्ब कर रहे हैं। तस्वीर में उनके साथ नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खड़े हैं। खैरबी एक बोर्ड पर लिखा है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी इलाका 2026 में कायम। इससे कबल ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक और AI से बनी पोस्ट तस्वीर की थी। इसमें वो व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर ओवल ऑफिस में यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। करीब ही अमेरिकी बरआज़म का एक नक्शा मौजूद है। इस नक्शे में कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया।
स्विट्जरलैंड रवाना होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में एक मामूली तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बायस एयरफोर्स वन ने टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एंड्रयूज जायंट बेस पर दोबारा लैंडिंग की। डोनाल्ड ट्रंप दावोस में मुनाकिद होने वाली आलमी इक़्तिसादी सालाना इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन से रवाना हुए थे। ताहम टेक ऑफ के कुछ देर बाद एयरफोर्स वन के अमले ने तैयारी में एक मामूली बरक़ी खराबी की निशानदेही की, जिसके बाद तैयारी को वापस मोड़ दिया गया। व्हाइट हाउस ने एक प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि सदर ट्रंप एंड्रयूज जायंट बेस से एक दूसरे तैयारी के जरिए रवाना हो रहे हैं। ट्रंप आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वह दावोस के कांग्रेस सेंटर से खिताब करेंगे। यह खिताब हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से 7:45 तक होगा। बरतानिया के नॉर्थम्पटन क्राउन कोर्ट ने 2 कम उम्र बच्चों की गैरकानूनी शादी का निकाह पढ़ाने के मामले में एक इमाम को कैद की सज़ा सुनाई। नॉर्थम्पटन की क्राउन अदालत ने समाअत के बाद इमाम को 15 हफ्तों की कैद की सज़ा सुनाई। ताहम इस सज़ा को 12 माह के लिए मुअत्तल रखा गया। अदालत को बताया गया कि 52 साला इमाम अशरफ उस्मानी ने नवंबर 2023 में नॉर्थम्पटन की एक मरकजी मस्जिद में 16 साला नौजवानों को निकाह पढ़ाया। हालांकि इंग्लैंड में शादी की कम अज़ कम उम्र बढ़ाकर 18 साल मुकर्रर की जा चुकी थी। अशरफ उस्मानी ने अदालत को बताया कि इन्हें कानून में 2 माह कबल होने वाली इस तब्दीली का इल्म नहीं था। समाअत के दौरान जज ने तस्लीम किया कि इस मामले में किसी किस्म का तशद्दुद या दबाव शामिल नहीं था और दोनों नौउम्र नौजवान अपनी मर्जी से इमाम के पास आए थे। अदालत के मुताबिक इन नौजवानों को पहले और मस्जिद से वापस लौटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अशरफ उस्मानी से रुजू किया। इमाम ने गैर कानूनी मगर शरई तौर पर निकाह की रस्म अदा की और निकाहनामा के लिए 50 पाउंड फीस ली। ताहम जज ने सख्त रिमार्क देते हुए कहा कि इमाम का रवैया गफलत पर मबनी था। इन कानून में होने वाली तब्दीली से आगाह होना चाहिए था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इज़हार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।